हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को बताया जाएगा जो कि आपको इनकम टैक्स को समझने में मदद करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस। बेसिकली टैक्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल पर डायरेक्टली इम्पोज किए जाते हैं और वही पर्सन उन टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे भी करता है, जैसा कि इनकम टैक्स के अंदर और वेल्थ टैक्स के अंदर। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्टली तौर पर पब्लिक पर लगाया जाता है और यह बेसिकली गुड्स और सर्विस में ज़्यादा होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन बेसिस पे काम करते हैं, मतलब जो भी लास्ट कंज्यूमर होगा उससे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली तौर पर टैक्स कलेक्ट करती है। जैसा कि आपने जीएसटी में देखा होगा, जो भी लास्ट कंज्यूमर होता है वो उसका पूरा बर्डन उठाता है। बाकी जो भी उसके बीच के इंटरमीडिएरी होते हैं वो टैक्स को पे करके उसको आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हैं और जो भी फाइनल कस्टमर है उसको पूरा टैक्स वहाँ पे करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट टैक्स के यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो आपका इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स का आपको एग्जाम्पल देखें तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी जैसे हैं। अपने मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि लगाया जाता है आपकी इनकम पर, जो भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कमाई है। यह कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों के ऊपर लगता है और जो टैक्स अमाउंट होता है वो डिपेंड होता है आपकी इनकम पर और आपके लिए कौन सी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट जो भी टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है उसको कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसा कि रोड बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज एरिया को डेवलपमेंट करना, ये सारे एरिया गवर्नमेंट इन पैसों को यूज़ करके डेवलपमेंट के कार्यों में लगाती है। इनकम टैक्स में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कितने तरह के फाइनेंशियल ईयर यूज़ होते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स में दो तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो पीरियड होता है जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम अर्न करता है और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर में अर्न की गई इनकम को वो पर्सन असेस करता है और जो भी उसके ऊपर टैक्स पेबल बनता है वो गवर्नमेंट को जमा करता है। आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। वहीं जो असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर का अगला साल उसको असेसमेंट ईयर के तौर पर कंसिडर करते हैं और वो भी 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक खत्म होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021 तक का पीरियड है, तो उसके लिए जो असेसमेंट ईयर होगा उसका नेक्स्ट ईयर यानी 2021 से लेकर 2022 तक का पीरियड उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा। अगला टॉपिक है कि इनकम टैक्स के अंदर कितनी तरह के पर्सन्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगना है उन्हें इनकम टैक्स कितनी कैटेगरी के अंदर बांटता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अनुसार पर्सन की डेफिनेशन के अंदर एक इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी और सभी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो कि पहले के क्लॉजेज में नहीं आए हैं उनको भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन में रखता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स, उनको हमेशा इनकम टैक्स के अंदर पर्सन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, चाहे उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है या फिर नहीं है। तो चलिए अब इन पर्सन्स के बारे में जान लेते हैं। पहला पर्सन था आपका इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर, वो आपके इंडिविजुअल में कंसिडर करे जाते हैं। सेकंड है एचयूएफ। एचयूएफ एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि हिंदू लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसमें जो भी मैनेजर होता है एचयूएफ का वो कर्ता कहलाता है और बाकी जो भी होता है वो मेंबर्स कहलाते हैं। थर्ड है आपका कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि रजिस्टर होती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर किसी भी दूसरे लॉ में। जैसे करंटली जो भी कंपनी रजिस्टर होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है। चौथा है फर्म। फर्म यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे फर्म का मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति साथ में म्यूचुअली एक एग्रीमेंट करते हैं
कि वो बिजनेस कैरी आउट करेंगे और जो भी उससे प्रॉफिट होगा उसे शेयर करेंगे, और यह बिजनेस या तो उन सभी के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म्स दो तरह की होती हैं। पहली वो जो कि सेक्शन 184 में प्रेस्क्राइब कंडीशन को फुलफिल करती हैं, और दूसरी वो जो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म्स में LLP भी शामिल होती है, जो कि रजिस्टर होती हैं अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनके एग्जाम्पल देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्कफेड और नाफेड जैसे, जिसमें कुछ पर्संस साथ में आकर एक जॉइंट एंटरप्राइज चलाते हैं पर ये एक पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, तो इस केस में इन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहा जाता है। वहीं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में कोई भी नॉन इंडिविजुअल मतलब कंपनी, फर्म, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर नहीं हो सकते। उसमें केवल नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर बन सकते हैं, और यही बेसिकली डिफरेंस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। छठा है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब आपकी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, इन सभी को लोकल अथॉरिटीज कहा जाता है। सातवां है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है जो कि स्टैब्लिश होती है किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो यूनिवर्सिटीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होती हैं, जिन्हें एक पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है। अगला टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब्स। इनकम टैक्स स्लैब ऐसे ब्लॉक होते हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पर्सन की इनकम को ग्रुप करती है। करेंटली अगर देखें तो दो तरह के टैक्स स्लैब चल रहे हैं, एक ओल्ड रिजिम के अंदर और एक न्यू रिजिम के अंदर। पहले हम इंडिविजुअल के केस के लिए जो टैक्स रेट प्रोवाइडेड है और वो ओल्ड रिजिम में क्या है वो जान लेते हैं। तो ओल्ड रिजिम के अंदर जो इंडिविजुअल के टैक्स रेट है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है या फिर आप HUF हैं, तो उस केस में आपके ऊपर ये टैक्स रेट लगते हैं। जैसे कि 2.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर 5% का टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% आपके ऊपर टैक्स लगता है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो उस केस में आपकी 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 5 लाख तक की इनकम पर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के लिए 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम के लिए 30% टैक्स पेबल होता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी जो एज है वो 80 साल से भी ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पेबल है। बजट 2020 के बाद से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप या तो ओल्ड रिजिम के अंदर रहते हुए टैक्स पे कर सकते हैं या फिर न्यू रिजिम के अंदर जो भी टैक्स रेट प्रोवाइडेड है उसके अनुसार आप टैक्स पे कर सकते हैं। न्यू रिजिम के अंदर आपके जो टैक्स रेट हैं वो ओल्ड रिजिम से कम है, पर न्यू रिजिम में आपको कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन अलाउ नहीं होती। तो जब भी आप कभी अपना टैक्स कैलकुलेट करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि न्यू रिजिम के अंदर आपको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन नहीं मिलेंगी। मे भी हो सकता है कि उनकी वजह से जो आपका टैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाए। तो न्यू टैक्स स्कीम के अंदर जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब है उसमें 2.5 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के लिए 5% टैक्स लागू है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम के लिए 10%, 7.5 से 10 लाख तक की इनकम के लिए 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम के लिए 20 और 12.5 से 15 लाख तक की इनकम के लिए 25 और अबाव 15 लाख आपका 30% टैक्स चार्ज होगा। तो चलिए सरचार्ज की बात कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 10% ऑफ इनकम टैक्स आपका सरचार्ज के तौर पर पे होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो रेट जो होगा वो 15% हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में जो सरचार्ज का रेट है वो 25% है, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 37% है। और सरचार्ज आपका इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होगा, मतलब जितना भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर इस रेट के अनुसार सरचार्ज कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये इनहैंस सरचार्ज रेट है, मतलब 25% और 37%,
ये आपका स्पेसिफाइड इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको 115 AD सबसेक्शन 1 क्लॉज B के अंदर हुआ हो, इन कैपिटल गेन्स पर आपका ये जो इनहेंस सरचार्ज रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको एजुकेशन सेस जो पेबल बनेगा वो 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज होगा। मतलब जितना भी आपका इनकम टैक्स और सरचार्ज होगा उसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस के तौर पर पे करना होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। पहली चीज कि जो टैक्स रेट है वो न्यू टैक्स रिजीम में वो सभी के लिए सेम है, चाहे आप इंडिविजुअल हो जिसमें आप चाहे 60 साल से नीचे के लिए हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप HUF क्यों ना हो, आपके लिए जो टैक्स रेट है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सेम है। यहाँ पर आपको कोई भी इंक्रीज बेसिक एजम्पशन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसा कि ओल्ड के अंदर सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती है, वहीं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। ऐसी कोई भी इंक्रीज बेसिक एजम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपको सेक्शन 87A के अंदर मिलने वाली टैक्स रिबेट दोनों रिजीम के अंदर अलाउड होगी, चाहे आप ओल्ड के अंदर टैक्स पे करें या फिर न्यू के अंदर। आप 87A के अंदर जो भी आपकी रिबेट बनती है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो वो एलिजिबल होता है टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 87A, जिसमें उसे 12,500 रुपए तक का टैक्स माफ होता है। तो इसका मतलब अगर किसी इंडिविजुअल का 12,500 रुपए तक का टैक्स पेबल बनता है तो उसे अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाएगी और वो बिना किसी तरह का टैक्स पे किए अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कौन सी एग्जम्पशंस और डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होंगी वो यहाँ पर दी गई है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चले भी जाते हैं तब भी आपको कुछ डिडक्शन अभी भी अलाउड है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो जो आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शन अलाउ नहीं है उनमें है लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली एक्सपेंसेस, रीलोकेशन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस जैसा कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी। मतलब जो ओल्ड टैक्स में आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो आपको सेक्शन 24 के अंदर मिलने वाली डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, और आपको चैप्टर 6A के अंदर मिलने वाली डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सिर्फ 80CCD सबसेक्शन 2 अलाउड है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने के बावजूद आपके पास जो डिडक्शन अलाउड है वो इस तरह है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, मतलब अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उस केस में अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो उसको आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क, अगर आपको वर्क से रिलेटेड किसी ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंस इनकर्ड करना पड़ा है तो उसको आप यहाँ पर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप 80CCD सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर तो आप यहाँ पर उसको डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन 80JJAA के अकॉर्डिंग नए एम्प्लॉइज रखने के लिए किसी तरह की डिडक्शन मिलती है तो उसे आप यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डेप्रिसिएशन होता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो आपको अलाउ होगा, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। या फिर कोई भी अलाउंस अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाए या फिर किसी ट्रांसफर के लिए तो उस अलाउंस को भी आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। तो अब AOPs, BOIs और एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो अगर इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के लिए 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के लिए 20% और 10 लाख से ऊपर पे 30%। यहाँ पर जो सरचार्ज आपको पे करना है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10%, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। एजुकेशन सेस आपका 4% लगेगा इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, और जो भी इनहेंस सरचार्ज रेट है वो आपका स्पेसिफाइड इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी
सेक्शन 115 AD सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग आपने कमाया है उसके ऊपर एनहेंस सरचार्ज रेट अप्लाई नहीं होगा। तो अब पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम टैक्स रेट जान लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जिसमें LLPs भी शामिल हैं, उनका जो टैक्सेबल रेट है वो 30%, मतलब इनके कितना भी इनकम हो उस पर इन्हें 30% टैक्स पे करना होता है। सरचार्ज का रेट यहाँ पर 12% है अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। एजुकेशन सेस यहाँ पर 4% है जो कि आपको इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर पे करना होगा। इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की जो इनकम है वो 30% के टैक्स रेट से टैक्सेबल होती है और अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उन्हें 12% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज के रूप में पे करना होता है। और जो यहाँ पर एजुकेशन सेस लगेगा वो 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अगला टॉपिक है इनकम टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 30% के रेट से टैक्सेबल होती है, पर ये टैक्स रेट 25% भी हो सकता है अगर उसकी टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसिप्ट्स 400 करोड़ से कम है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर कंपनी की टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर 2018 से लेकर 2019 के बीच में 400 करोड़ रुपए से कम है और ये हम बात असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर 2022 तक के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में जो टैक्स रेट होगा वो 25% होगा। वहीं अगर कंपनी ने ऑप्ट कर रखा होगा सेक्शन 115 BA के लिए तो उस केस में वो जो टैक्स रेट होगा उसके लिए वो 25% होगा। वहीं अगर कंपनी सेक्शन 115 BAA के लिए ऑप्ट करती है तो उसे 22% के रेट से टैक्स पेबल देना होगा। और अगर कंपनी 115 BAB के लिए ऑप्ट करती है तो उसमें 15% टैक्स पे करना होगा और जो भी इन क्लॉजेस के अंदर नहीं फॉल करेंगी उन्हें 30% के रेट से टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर जो आपको सरचार्ज पे करना होगा, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 7% सरचार्ज रेट लगेगा जो कि आपको इनकम टैक्स के ऊपर पे करना है। वहीं अगर आपकी जो टोटल इनकम है 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 12% के रेट से सरचार्ज पे करना होगा। और अगर आप वो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिन्होंने सेक्शन 115 BAA या फिर 115 BAB को ऑप्ट कर रखा है तो उस केस में आपका जो सरचार्ज रेट होगा वो 10% होगा और जो आपके ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा वो 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज होगा। इनकम टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की इनकम 40% के रेट से टैक्स होगी, जिसमें उसे अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 2% का सरचार्ज पे करना होगा। वहीं अगर उसकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 5% का सरचार्ज पे करना होगा। और यहाँ पर जो एजुकेशन सेस लगेगा वो 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पर 2 तरह की स्कीम अवेलेबल है, जिसमें ओल्ड स्कीम के तहत अगर उसकी इनकम 10,000 रुपये तक है तो उसमें 10% टैक्स पेबल है। वहीं अगर 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो उसमें 20% का रेट लगेगा और अगर 20,000 रुपये से ऊपर की इनकम है तो उसमें 30% टैक्स उसे पे करना होगा। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू स्कीम में जाकर जिसमें उसे सेक्शन 115 BAD की कंडीशन को फुलफिल करना होगा और अपनी इनकम के ऊपर 22% के रेट से अपनी इनकम को टैक्स पे कर सकती है। यहाँ पर अगर उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है तो उसे 12% सरचार्ज पे करना होगा और अगर वो कंसेशनल स्कीम में जाती है, मतलब न्यू स्कीम के अंडर टैक्स पे करती है, तो उस केस में जो सरचार्ज का रेट है वो 10% हो जाएगा और एजुकेशन सेस आपको 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज लगेगा। अगला टॉपिक है इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। गवर्नमेंट कुछ टैक्स बेनिफिट अलाउ करती है जिसे वो डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन के तौर पर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू किसी पर्सन का जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर जो एग्जेम्पशंस होती हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल को अवेलेबल होती हैं। अगर आप सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें तो उसके अंदर उसे कई सारे कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, HRA और या फिर बहुत सारे, जिसमें कुछ इनकम जो होती हैं वो एग्जम्प्ट होती है। पहला है एग्जम्पशंस। एग्जम्पशन जो अवेलेबल होती है वो सैलरी इंडिविजुअल को होती हैं। तो अगर आपने सैलरी स्लिप कभी ध्यान से देखी होगी तो उसमें कई पार्ट होते हैं, जैसा कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कई सारे, जिसमें से कुछ इनकम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट होती है। तो अगला है डिडक्शंस। डिडक्शन जो भी कैलकुलेट होती हैं वो आपकी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग होती है, जो भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कमाई है। तो इसके अंदर आपकी की हुई सभी इन्वेस्टमेंट और जो सैलरी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होती है वो
इंक्लूड की जाती है। सैलरीड पीपल को यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की उस पर मिलती है, जिसमें उसकी सैलरी का जितना भी पार्ट होगा उसमें से 50,000 डिडक्शन के तौर पर पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है और जो भी बैलेंस होगा वो इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल मानी जाती है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेरियस सेक्शन के अंडर अदर डिडक्शन भी अलाउ करता है, जैसे कि ATC, ATD, ATE और भी कई। तो चलिए डिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें पहला है सेक्शन 80C। इसमें आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन अपनी टोटल इनकम पर अवेलेबल होती है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं PPF के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, अगर आपने कोई यूलिप खरीद रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पे कर रखा है, या फिर आपको कोई EPF है, अगर आपने इनमें कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होती है। वहीं अगर आपने कोई नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस केस में आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउ होती है। दूसरा है ATD। इसमें आपने अगर अपने मेडिक्लेम के लिए कोई प्रीमियम पे किया है तो उस केस में आपको 25,000 रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउ होती है। और अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई मेडिक्लेम का प्रीमियम पे किया है तो आपको एडिशनल जो डिडक्शन है अपने पेरेंट्स की वो 25,000 रुपए तक मिल सकती है। अगला है ATE। अगर आप अपने एजुकेशन लोन की कोई रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा वो आप सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अगली डिडक्शन है जो आपको सेक्शन 80G के अंदर मिलती है अगर आप किसी स्पेसिफिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स के अंदर डोनेशन करते हैं तो उस केस में जो भी आप अमाउंट पे करेंगे उसको आप 80G के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EE तो यह आपको डिडक्शन प्रोवाइड करता है उस इंटरेस्ट के ऊपर जो कि आपने पे किया है वो रीपेमेंट ऑफ अ होम लोन। अगर आप होम लोन की कोई रीपेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है उसे आप 80EE के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं, पर जो मैक्सिमम अमाउंट आपको यहाँ पर अलाउड है वो 50,000 रुपीज है। अगला सेक्शन है सेक्शन 80TTA। तो इसमें अगर आपके सेविंग अकाउंट पर जो कि किसी बैंक के पास हो और उसमें जो इंटरेस्ट इनकम है वो 10,000 रुपए से कम है तो उस केस में जो पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम है उसको आप 80TTA के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का पहला पार्ट खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रोविजंस और सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर टैक्स से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट अपडेट्स जो भी डेली आती हैं वहां पर डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।